मैं कोशिश करूंगा दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअली आपको समझाने में। कुछ कंटेंट्स मैंने हिंदी में दे रखा है, कुछ कंटेंट्स इंग्लिश में दे रखा है, बट वो मोटा मोटा दोनों तरह के जो रीडर्स हैं या दोनों तरह के जो लिसनर हैं उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा किताबी भाषा में साइंटिफिकली चलते हैं। सबसे पहले हम मिल्क की नॉर्मल जो डेफिनेशन है, या फिर जो एक तरह से फूड साइंस के अंदर जाओगे तो मिल्क की क्या डेफिनेशन दोगे, उस डेफिनेशन का डिस्कस करते हैं। दूध हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। इसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन तथा जल पाए जाते हैं। इसी के कारण इसको भोजन कहा जाता है। इसको एक बेवरेज में नहीं रखा जाता, इसको एक फूड में रखा जाता है। देखो, जो पीने वाली चीजें होती हैं उनको बेवरेज में रखा जाता है, बट इसको फूड में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सारे के सारे पोषक तत्व उपलब्ध है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, विटामिन है, जल है, तो इसको इसलिए भोजन में रखा गया है। अब कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा ये तो पीने वाला है, इसको तो बेवरेज में रखना चाहिए, इसको फूड में क्यों रखा जाता है? फूड में इसलिए रखा जाता है कि ये हमें सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब सप्लाई करता है, इसलिए हम इसको फूड के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कई तरह की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं यहां पे। ये जो डेफिनेशन है ये एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, एक जैविक डेफिनेशन है। दूध स्तनधारी पशुओं की दूध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। एक ये लैक्टियल सिक्रेशन है। ठीक है, जो मेमेलियंस होते हैं उनसे सिक्रेट होता है। ठीक है, ये जनरली जो उनके बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए होता है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, ये कमर्शियल डेफिनेशन नहीं है। जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं ना, पशुपालन पढ़ते हैं, तो हम तो व्यवसायिक के उद्देश्य से पढ़ते हैं, तो व्यावसायिक उद्देश्य में ये डेफिनेशन काम में नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अपने बात करें व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा दोगे आप। ये चीज जो है ये व्यापारिक दृष्टिकोण की परिभाषा है। एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हो, वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात जो स्वस्थ एवं ताजा लैक्टियल शरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। इस दूध में न्यूनतम वसा 3.25% और वसा रहित ठोस पदार्थ है वो 8.5% होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो डेफिनेशन है ये कमर्शियल डेफिनेशन है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो भी अपने डोमेस्टिक फीमेल एनिमल्स है उनका एक ये लैक्टियल सिक्रेशन होता है। ठीक है, और ये जनरली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 15 डेज पहले और डिलीवरी के 10 डेज आफ्टर को छोड़कर जो भी सिक्रेशन है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें मिनिमम जो फैट परसेंट है वो 3.25% होना चाहिए, और उसके अलावा इसमें यानी नॉट फैट सॉलिड जो है वो मिनिमम 8.5% होना चाहिए, जिसको अपने SNF बोलते हैं ना, सॉलिड नॉट फैट जिसको बोला जाता है, वो मिनिमम 8.5% होना चाहिए। तो ये एक कमर्शियल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दोबारा से आप देख लीजिए, एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु जिनको भली प्रकार से पालन पोषण हुआ है, यानी उनका अच्छी तरह से डोमेस्टिकेशन हुआ है, उनकी डिलीवरी यानी वत्स्य जनन के 15 दिन पूर्व, 15 दिन पहले यानी 15 डेज बिफोर और 10 डेज आफ्टर 10 दिन पश्चात का लैक्टेशन जो सिक्रेशन है, लैक्टियल जो सिक्रेशन है उसको छोड़ दे, यानी जो शरण है उसको छोड़ दे। मतलब जब शिशु पैदा हो रहा है उसके 15 दिन पहले का और 10 दिन बाद का जो शरण है उसको छोड़ दे। बाकी जो उनकी जो स्तन ग्रंथियां होती है उनसे प्राप्त होने वाला जो शरण है लैक्टियल सिक्रेशन है उसको हम किस में रखते हैं? दूध के अंदर रखते हैं, जिसमें मिनिमम फैट परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? 3.25%, यानी मिनिमम न्यूनतम वसा है वो 3.25, कम से कम वसा है वो 3.25 होनी चाहिए, और सॉलिड नॉट फैट जो है यानी वसा रहित ठोस है वो कम से कम 8.5% होना चाहिए। उसे अपने क्या बोलेंगे? मिल्क बोलेंगे। ये कमर्शियल डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे बढ़े, केमिकल अगर डेफिनेशन में जाएं तो केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांग उत्पाद है, मतलब एक तरह से हेटेरोजाइगस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें वसा, जिसमें फैट, प्रोटीन,
शर्करा यानी शुगर, खनिज पदार्थ मिनरल्स और अन्य अवयव जो इमल्सन, कोलाइडी निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल की सख्त तरल प्रवस्था में उपलब्ध रहते हैं, उसे दूध कहा जाता है। यानी मिल्क जो है वो एक हेट्रोजाइगस सॉल्यूशन है अपने आप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ होता है और कुछ और अवयव होते हैं। जो अपने रिस्पेक्टिवली बात करें, क्रमशः उनकी बात करें तो वो इमल्सन फॉर्म में, कोलाइडल में और वास्तविक घोल में यानी ट्रू सॉल्यूशन के रूप में जनरली देखने को मिलते हैं। अब देखो जो फैट होती है वो जनरली इमल्सन फॉर्म में होती है। दूध होता है उसमें जो फैट होती है वो इमल्सन फॉर्म में होती है, ठीक है। इमल्सन फॉर्म में होती है इसीलिए तो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। उसके अलावा प्रोटीन की बात करें और प्रोटीन के साथ साथ कुछ मिनरल्स मैटर की बात करें तो ये कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में होते हैं, कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लैक्टोज और कुछ मिनरल्स है वो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में यानी एक वास्तविक घोल के रूप में पाए जाते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है यहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। फैट है वो इमल्सन फॉर्म में पाई जाती है, प्रोटीन है वो जनरली कोलाइडल सस्पेंशन के रूप में पाए जाते हैं और लैक्टोज है वो ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक घोल के रूप में पाई जाती है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चले, नेक्स्ट है मार्केट में जो मिल्क आते हैं उनके कुछ टाइप की बात करता हूं मैं यहां पे। मार्केट में जो मिल्क आते हैं उनके टाइप की बात करें तो एक है होल मिल्क जिसको अपने संपूर्ण दूध कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो पूर्ण दूध कहलाता है। ऐसा मिल्क जो हमने सीधा सीधा एनिमल से मतलब प्राप्त किया है, ठीक है, मतलब उससे हमने रिसीव किया है और उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की, उसके कंपोजिशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, होल मिल्क या फिर संपूर्ण दूध। पूर्ण दूध में वसा तथा वसाहीन ठोस पदार्थ की न्यूनतम मात्रा गाय के दूध में 3.5 वसा और वसा रहित जो ठोस है, वसा बोले तो फैट और वसा रहित ठोस बोले तो SNF बोल देते हैं ना, सॉलिड नोट फैट जिसको बोल देते हैं, वो क्रमश कितना होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली कितना होना चाहिए 3.5, 3.5 और कितना होना चाहिए 8.5 होना चाहिए। अगर वहीं पे अपने बफेलो भैंस की बात करते तो फैट कितना 6 और जो वसा रही ठोस है यानी SNF है वो कितना होना चाहिए 9% होना चाहिए। बाकी देखिए ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बुक में गाय के दूध में मिनिमम फैट परसेंटेज ये मिलता है, किसी में अलग मिलता है। इसके पीछे एक रीजन होता है, इसके पीछे रीजन है अलग अलग स्टेट के जो डेयरी डिपार्टमेंट्स है या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स जो है या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स है, उनके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, उस वजह से ये वेरिएशन है। कोई बड़ा वेरिएशन नहीं होता क्योंकि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो ब्रीड्स है वो होती है और उनका जो मिल्क कंपोजिशन होता है वो फ्लक्चुएट होता है, उस ऊपर नीचे होता है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वहां तो इतना बताया गया था यहाँ इतना बताया गया था, ठीक है। आपको एक एवरेज ध्यान रखनी है और अपने स्टेट के हिसाब से उसको ध्यान में रखना है। कुछ एक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जैसे राजस्थान में आए तो कौन सा क्वेश्चन आपको कितनी फैट मानना है और कितना SNF मानना है या कितना सॉलिड मैटर मानना है, वो आगे मैं एक टेबल में आपको बताऊंगा। तो होल मिल्क या संपूर्ण दूध तो वो होता है जिसमें किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई हो, ठीक है। एक होता है स्टैंडाइज मिल्क, स्टैंडाइज या जिसको अपने हिंदी में मानकीकृत दूध बोल देते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड मिल्क किसको कहेंगे या स्टैंडाइज मिल्क क्या होता है। यह वह दूध है जिसमें वसा तथा वसाहीन ठोस पदार्थ की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर या उसमें स्प्रेटा मिलाकर दूध का न्यूनतम वसा 4.5% तथा वसा वहीन ठोस सॉलिड नोट फैट SNF 8.5% रखी जाती है। इसमें जो भी फैट थी पहले मान लो ज्यादा थी उसको 4.5 पे ले आए और SNF है वो 8.5 पे ले आए। ये स्टैंडर्ड जिसमें मेंटेन कर लिया जाता है उसको मानकीकृत दूध या स्टैंडाइज मिल्क कहा जाता है, ठीक है। बहुत तरह के मार्केट में दूध आते हैं, दो मैंने बताए। तीसरा देखो ये टोन्ड मिल्क। देखो टोन्ड मिल्क क्या होता है, पूर्ण दूध में पानी तथा स्प्रेटा दूध के पाउडर को मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है। गौर से देखो, पूर्ण दूध में जो कंप्लीट मिल्क है जिसके कंपोजिशन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, में पानी तथा स्प्रेटा दूध के पाउडर को मिलाकर
या तो पानी मिला देते हैं या स्प्रेटा दूध और कुछ पाउडर मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है। वसा तथा वसाहीन ठोस न्यूनतम मात्राएं यानी फेट है वो तो 3% होनी चाहिए और एसएनएफ है वो 8.5% होना चाहिए। कुल मिला के इसमें फेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम कर दिया जाता है। जिनका फिजिकल वर्क कम रहता है उनको इसी तरह का मिल्क रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है वो तो फैट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज इसमें सैचुरेटेड फैट होती है, उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेट होने से यानी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इकट्ठी होने की वजह से हार्ट से रिलेटेड आजकल डिजीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए टोन्ड मिल्क है उनकी जो पॉपुलरिटी है, उनका जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है डबल टोन्ड दूध, डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है? वसा तथा वसा वहीन ठोस की न्यूनतम मात्राएं, वसा 1.5, इसमें पानी मिला के पतला कर दिया जाता है या इससे फेट निकाल ली जाती है। तो इसमें जो वसा है फेट है वो 1.5% होगी और जो एसएनएफ है वो कितना होगा? 9% होगा। एसएनएफ बढ़ाने के लिए अपने क्या करते हैं, जो स्प्रेटा दूध होता है उसका पाउडर है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये डबल टोन्ड मिल्क है। जिनके तो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ इस तरह की दिक्कत होती है या होने की संभावना है, जिसमें ओबेसिटी यानी मोटापा है, तो उनको रिकमेंडेशन दी जाती है कि डबल टोन्ड मिल्क है वो यूज किया जाए। नेक्स्ट अपने पुनः रचित दूध, रिकंसिटिएटेड मिल्क। रिकंसिटिएटेड मिल्क क्या होता है? देखो, जब दूध के पाउडर को पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है, पहले तो मिल्क से अपने पाउडर तैयार किया, जो मिल्क पाउडर है उसको पानी में घोला और फिर हमने उसमें दूध तैयार किया। पानी में घोलकर पानी में दूध के पाउडर को डाला और दूध तैयार किया, तो इसमें एक भाग यानी 1 पार्ट तो मिल्क पाउडर, दूध पाउडर लेते हैं, 7 से 8 भाग पानी, 7 to 8 जो पोर्शन होता है वो वाटर का लेते हैं, तो इसे अपने रिकंसिटिएटेड मिल्क कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से हमने मिल्क तैयार किया, रिकंसिटिएटेड मिल्क। क्यों जरूरत पड़ती है? देखो, जो ताजा दूध होता है तरल अवस्था में उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम उस दूध से पाउडर तैयार कर लें और पाउडर तैयार करने के बाद भी हम उस दूध का पाउडर तैयार कर लें, पाउडर तैयार करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने प्रिजर्व कर सकते हैं। जब अपने को दूध की नीड पड़े तब उस पाउडर को अपने घोल के वापस रिकंसिस्ट्रेट कर लेंगे, यानी वापस से दूध तैयार कर लिया जाएगा। इसलिए इसको पुनः रचित मिल्क या रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनः संयोजित दूध, रिकम्बाइंड मिल्क। देखो, एक रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क था और दूसरा रिकॉम्बाइंड मिल्क। रिकॉम्बाइंड मिल्क यानी रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसका। क्या रिकॉम्बिनेशन का मतलब है यहाँ पे? वह दूध जो बटर ऑयल, स्प्रेटा दूध पाउडर तथा पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। देखो, बटर ऑयल ये फैट जनरेट करने के लिए, स्प्रेटा दूध बाकी जो दूध के अवयव है वो तैयार करने के लिए, और उसके अंदर पानी डालकर। अगर फिर अकेला हम मिल्क पाउडर डाल के तैयार करते हैं तब तो हम रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क बोलेंगे। अगर हम दूध के पाउडर के साथ साथ उसके अंदर बटर ऑयल भी ऐड कर रहे हैं तब हम इसको रिकम्बाइंड मिल्क बोलेंगे, यानी पुनः संयोजित दूध बोलेंगे। ठीक है, जिसमें वसा तथा वसाहीन ठोस की न्यूनतम मात्राएं, इसमें फैट का स्टैंडर्ड रखा जाएगा। मिनिमम फैट है वो 3%, वसा है वो 3% होनी चाहिए, और अगर अपने बात करें एसएनएफ की तो एसएनएफ है वो 8.5%, वसा रही ठोस है वो 8.5% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें पूरित दूध यानी फिल्ड मिल्क जिसे बोलते हैं। जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकालकर, पूर्ण दूध में से जो मतलब बिल्कुल पशुओं से प्राप्त ताजा दूध है एक तरह से, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, जब पूर्ण दूध में से दूध वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पतिक वसा को स्थापित कर दिया जाता है तो उसे पूरित दूध कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, एक तो दूध की जो वसा होती है वो ज्यादा दामों में बिकेगी, घी महंगे दाम में बिकेगा। दूसरा, वो सैचुरेटेड होती है तो जो हार्ट वगैरह के पेशेंट होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम। तो यहाँ अनसैचुरेटेड जो भी वेजिटेटिव फैट होती है वो इसके अंदर यूज कर ली जाती है, तो उसको अपने पूरित दूध या फील्ड मिल्क कहा जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूध के अवयवों की, है ना। थोड़ा सा लेक्चर में डिटेल में लेके चल रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने डिटेल में चल रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, दूध के अवयव की। देखो, दूध के अवयव में जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, जिस कंपोनेंट्स के, उसी से स्टार्ट करते हैं। वो है सबसे पहले दुग्ध वसा, मिल्क फैट, है ना।
जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, और दूध के अंदर सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला है ना, सबसे ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला जो कंपोनेंट्स है, जो अवयव है, वो कौन सा है? वसा है, यानी फैट है। दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव है जो कि सबसे अधिक भिन्नता रखता है। मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा बढ़ने और घटने वाला जो होता है। इसके भी कंपोजिशन में एनिमल टू एनिमल डिफरेंस होता है। वसा दूध में इमल्सन फॉर्म यानी पायस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पीछे भी कहा था आपको, इसलिए आसानी से पच जाता है। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिससे आसानी से दूध से अलग किया जा सकता है। दूध की वसा के मुख्य अवयव वास्तविक वसा यानी ट्रू फैट होती है, उसके अलावा फास्फोलिपिड्स होते हैं। फास्फोलिपिड्स हमारी बॉडी में बहुत तरह के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टीरोल्स होते हैं, समतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ये दूध में पाई जाने वाली वसा का कंपोनेंट। ट्रू फैट है, फास्फोलिपिड्स है, स्टीरोल्स है और फ्री फैटी एसिड है, यानी समतंत्र वसीय अम्ल है। ये दूध में पाई जाने वाली यानी जो मिल्क फैट है, दूध में पाई जाने वाली वसा, इसके ये कंपोनेंट्स है। दूध में सर्वाधिक ओलिक अम्ल, जो दूध की वसा होती है, वसीय अम्ल जो होते हैं, दूध की वसा में जो वसीय अम्ल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ओलिक अम्ल 33%, पामेटिक अम्ल है वो 25% पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि जो फ्री फैटी एसिड पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंटेंट्स किसका होता है? सबसे ज्यादा ओलिक अम्ल 33%, दूसरे नंबर पर पामेटिक अम्ल होता है वो 25% तक होता है। दुग्ध वसा में कुल मिलाकर 43%, 43%, यानी जो मिल्क फैट है उसका 43% यानी दूध वसा का 43% है वो असंतृप्त वसीय अम्ल से बना हुआ है। 43% जो है, 43% है वो नॉन सेचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनसे बना हुआ है, यानी 43% असंतृप्त वसीय अम्ल जो जमते नहीं है उनसे ये फैट बनी हुई है। बाकी जो 57% है वो संतृप्त वसीय अम्ल है, यानी सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये मतलब हार्ट वगैरह पेशेंट के लिए, मोटापे वाले के लिए दिक्कत करते हैं। ठीक है, वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, आपको पता ही होगा। 1 ग्राम जो वसा होती है उसके अंदर ऊर्जा होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का तो बहुत बढ़िया स्रोत है ये। ठीक है, देखो उसके अलावा 1 ग्राम दुग्ध वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। लगभग दूध से जितनी ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है, दूध से जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसकी 55 से 60% एनर्जी जो है वो दूध में पाई जाने वाली फैट से प्राप्त होती है। भी हमने जितना दूध पिया उससे जितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है उसकी जो 50 से 60% जो एनर्जी है वो हमें किससे प्राप्त? 55 से 60% वो हमें दूध में पाई जाने वाली फैट से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपको या तो एनर्जी दूध से वसा से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम जो अणु है उसमें तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो फैट में तो 9.3 है, 9.3 है, इसका मतलब 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी है। इसलिए ज्यादा एनर्जी आपको दूध में जितने भी अवयव उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिल्क फैट से, दूध या वसा या दुग्ध वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखो 2 तरह के आप विटामिन पढ़ते हैं जब भी ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, मानव के लिए पोषक तत्व पढ़ते हैं। एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल है वो तो बी व सी है, और जो फैट सोल्यूबल है वो ADEK। तो ये जो फैट है वो हमें ADEK जो विटामिन है वो प्रोवाइड करवाती है। और अगर हम विटामिन ए की बात करें तो जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो रंग होता है वो ज़्यादा पीलापन लिए होता है। यानी गाय के दूध में केरोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पीलापन ज़्यादा लिए होता है। आपने गाय और भैंस के घी में भी अंतर देखा होगा जनरली। तो आप जब घी में अंतर देखते हो तो गाय का घी जो होता है वो पीला होता है, क्योंकि विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा होता है, केरोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, गाय के दूध में 4.8 और मुर्रा भैंस की बात करें, क्योंकि अपने इस रीजन में मुर्रा भैंस पॉपुलर है, तो उसमें 7.6%, और मानव दूध की बात करें तो 3.7% तक वसा पाई जाती है। ये जो वसा का जो स्टैंडर्ड है ये अलग अलग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अलग अलग डेटा आ रहा है। अब जैसे मैंने ये जो यहाँ डेटा मेंशन किया है, ये जैसे मैं बात करूं राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसने दे रखा है, वही डेटा से मैंने यहाँ डिटो मेंशन कर दिया।
लेकिन ये बुक 3 जगह डेटा दे रही है तो 3 जगह डिफरेंट डेटा दे रही है। मैं इसको गलत नहीं मानता, हालांकि इसको एक डेटा देना चाहिए ताकि जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी डेटा अगर थोड़ा बहुत वेरियस है तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, ये एक एवरेज की बात है। यहाँ गाय के एवरेज दूध में एवरेज जो फेट है 4.8 है, मुर्रा भैंस है उसमें 7.6 है, मानव का दूध है उसमें 3.7 है। अब नस्लों में जाओगे तो ये डिफरेंस तो आना ही आना है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अभी यहां से आप फेट परसेंटेज मत याद रखिए, है ना, SNF जरूर याद रखें, फेट परसेंटेज अभी यहां से मत याद रखिए। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उसी से आपको याद रखना चाहिए और वही आपको एग्जाम में पार ले जाएगा। नेक्स्ट जो दूध का अवयव है वो है लैक्टोज। लैक्टोज एक तरह से मिल्क शुगर है ना, दूध शर्करा है, यानी जो मिल्क के अंदर स्वीटनेस होती है, दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज से ही होता है। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड है, डाई यानी 2 मोनोसैकेराइड से बनी है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के जुड़ने से लैक्टोज बनता है। अगर हम लैक्टोज को तोड़ें तो हमें एक ग्लूकोज मिलेगा और एक ग्लैक्टोज मिलेगा। फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखी हुई, ये लैक्टोज है। आपसे पूछ ले स्वीटनेस ऑफ मिल्क, दूध का मीठापन लैक्टोज की वजह से, दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर पूछ ले तो लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, किन किन के जुड़ने से बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। या लैक्टोज को तोड़ें तो क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये माना जाता है जो लैक्टोज है वो अदर शुगर, दूसरी जो शर्कराएं हैं उनकी तुलना से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी खाने में मतलब बढ़िया होता है। देखो सामान्यतः गाय के दूध में 4.9% और भैंस के दूध में 5.48% एवं मानव के दूध में 6.98% तक दुग्धम पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। देखो दूध के अंदर जो सबसे कम घटने बढ़ने वाला जो कंपोनेंट है, सबसे कम मतलब डिक्रीज इंक्रीज होने वाला कंपोनेंट्स अवयव जो है वो कौन सा होता है, लैक्टोज होता है। अब देखो दूध के अंदर जो सूक्ष्म जीव पनपते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोकोकस है, तो वो किसको खाकर फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टोज को ही खाकर फर्मेंटेशन करते हैं ना। किस पर फर्मेंटेशन करते हैं, वो लैक्टोज पे ही फर्मेंटेशन करते हैं। तो दूध के फटने का जो कारण होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस आपने सुने होंगे, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, दूध को पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनका फूड क्या होगा, लैक्टोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े अपने, नेक्स्ट अगला जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, ठीक है। देखो यह दूध के अन्य मुख्य अवयव में, मुख्य अवयव कौन से थे जी, फैट था, उसके बाद अगला लैक्टोज था, तो प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के तो बॉडी में बहुत सारे रोल है, अपने पीछे ह्यूमन जो न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर डिस्कस भी किया था। प्रोटीन तो इस दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, संरचना निर्माण का काम करता है, और भी बहुत सारे प्रोटीन के काम होते हैं। दूध में मेनली 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कैसीन होता है, एल्बुमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है। केसिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है। सबसे ज्यादा केसिन होता है, मिनिमम 80% मिलेगा ही मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं इसका दूध का कंपोनेंट बताऊं, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के कंपोनेंट्स बताऊं, तो केसिन 81 to 83% होता है, 81 से 83% होता है, मिनिमम 80 तो मिलेगा ही। लैक्टो एल्बुमिन दूसरे नंबर पे है, 8 से 10% होता है, और तीसरा होता है वो लैक्टोग्लोबिन होता है, कितना 3% होता है। आपको ही पता है प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए और हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड जरूरी है। ये तीनों प्रोटीन अमीनो अम्ल की बनी होती है, सारे प्रोटीन अमीनो अम्ल के बनने होते हैं। पचने से यह प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, ठीक है, और इनका पाचन हो पाता है। दूध का जो सफेद रंग होता है, व्हाइट कलर जो होता है, वो केसिन के कारण होता है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, केसिन के कारण। और दूध में जितनी प्रोटीन है उस प्रोटीन का 81 से 83% जो पार्ट है वो भी केसिन है। और दूध में कुल अगर केसिन की बात करें, प्रोटीन में से, दूध के प्रोटीन में से केसिन है वो 81 से 83% है। लेकिन दूध में से केसिन कितना है, दूध में से केसिन है वो 2 to 3.5% तक है, यानी 2 से 3.5% दूध में केसिन प्रेजेंट होता है। और दूध में कुल प्रोटीन कितना होता है,
कुल प्रोटीन होता है गाय के दूध में लगभग 3.5 और भैंस के दूध में लगभग 3.6% तक प्रोटीन देखने को मिलता है। आ गया समझ में आपको? देखो अब प्रोटीन के बॉडी में क्या रोल होते हैं पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पोषक तत्वों के फंक्शन की बात करने लग जाएंगे तो हमारा मिल्क जो टॉपिक है वो छूट जाएगा और पोषक तत्वों की हम ज्यादा बात करें क्योंकि वो भी तो बहुत लेंथी चीजें हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मिल्क पे ही करके चलते हैं। उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी क्या विशेषता उस पर अभी इतनी ज्यादा बात नहीं करनी अपने को, फिर भी थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने टच कर सकते हैं उनकी तो बात करेंगे। कैसीन की पोषक उपयोगिता, न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कैसीन। न्यूट्रिटिव इंपॉर्टेंस क्या है कैसीन की? देखो इस प्रोटीन में लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी में कितने एसेंशियल अमीनो एसिड है? 10। बॉडी को कितने अमीनो अम्ल चाहिए? 20। 10 बॉडी में सिंथेसाइज शरीर में ही बन जाते हैं 10, और 10 भोजन के साथ लेने पड़ते हैं, फूड के साथ अपटेक करने पड़ते हैं। जो फूड के साथ लेने होते हैं, भोजन के साथ लेने होते हैं, उन्हें ही अनिवार्य अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो लगभग दूध में सारे मिलते हैं जी। थियोनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइलेनाइन है, ट्रिप्टोफेन है, ऑर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में जितने अमीनो एसिड की नीड है वो सारे के सारे मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। बाकी कोई दूसरा ऐसा फूड नहीं होता जिसमें सारे के सारे आपको अमीनो एसिड मिल जाते हो। यह प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है। वैसे तो प्रोटीन मुश्किल से पचती है, लेकिन कैसिन की खास बात है बहुत जल्दी पच जाती है। टोटल जितना आपने कैसिन खा रहे हैं उसका 97 से 98% डाइजेस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है बॉडी में वो प्रोटीन ही तो डाइजेस्ट होता है, तथा लगभग 76% तक शरीर में शोषित हो जाता है। जितना खाते हैं उसका 76% भाग है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी बात है, ये शरीर है वो अवशोषित कर लेता है इसको। यह आयोडीन तथा भारी धातुओं में संयुक्त होकर एक उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा कैसिन से फास्फोरस तथा कैल्शियम भी प्राप्त होते हैं। कैसिन है उससे फास्फोरस और कैल्शियम भी प्राप्त होते हैं। वैसे देखो दूध के अंदर जो शर्करा होती है लैक्टोज होती है, उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल जो बनता है वो कैल्शियम और फास्फोरस है उसकी उपलब्धता बढ़ाते हैं और उसके अवशोषण को बढ़ाता है। इसीलिए तो दूध और जो दही होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अच्छे स्रोत होते हैं। लेकिन दूध की तुलना में दही जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का ज्यादा बढ़िया सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि दूध में तो लैक्टोज है और दूध से दही बना तो लैक्टिक अम्ल बन गया, और लैक्टिक अम्ल है वो फास्फोरस और कैल्शियम ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए हमेशा ही दूध की तुलना से दही में कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा मिलते हैं। तो दूध से आपको कैल्शियम और फास्फोरस अवशोषण तो बढ़ेगा ही और कैल्शियम फास्फोरस मिलेगा ही। उसके साथ साथ वो मिलने का कारण क्या है? लैक्टोज है। लेकिन उसके अलावा जो कैसिन है वो भी कैल्शियम और फास्फोरस है वो आपको उपलब्ध करवाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने खनिज पदार्थ, मिनरल्स। दूध में लगभग सभी लवण पाए जाते हैं। आयरन बहुत कम न के बराबर पाया जाता है। बाकी सारे के सारे खनिज है वो दूध में देखने को मिलते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये जितने भी पोषक तत्व है ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है और ये लगभग अपने को मिल जाते हैं। दूध कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, मैंने आपको बताया था, लेकिन दही उससे भी बढ़िया स्रोत होता है। इसमें दूध जो है इसमें खनिज लवण 1% से कम होते हैं, यानी 0.70 से लेकर 0.90% तक होते हैं। 0.7 से लेकर 0.9% दूध के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है विटामिन। देखो दूध में सारी तरह की विटामिन है, क्योंकि दूध के अंदर जल है। जल की मात्रा भी तो क्या है 80 से 85% तो दूध में जल ही है। तो जल में घुलनशील विटामिन है, वसा भी है तो वसा में घुलनशील विटामिन भी है। दूध में सारे जो विटामिन है वो पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो स्रोत है दूध वो विटामिन ए का है, विटामिन ई का है और विटामिन के का है। देखो विटामिन ई है वो प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। वसा में जो दूध की वसा होती है उसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, विटामिन के है वो भी दूध में अच्छा होता है, जो हमारे शरीर में रक्त में थक्का जमाने का काम कर, चोट लग जाती है, जो रक्त का बहाव होता है, ब्लडिंग होती है, उसको रोकने के लिए कोगुलेशन होता है, यानी रक्त में थक्का जमता है, वो जमाने का काम
जो विटामिन के है वो करता है। दूध में अच्छी मात्रा में विटामिन के है। विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। जो दूध की वसा है उसमें विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में है। और बाकी विटामिन ए का दूध सबसे अच्छा स्रोत होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और गाय के दूध में विटामिन ए कंटेंट है वो और दूध की तुलना से ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा दूध में बहुत सारे आपको एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं जिनको अपने किण्वक कहा जाता है। फास्फेटेज, एमाइलेज, प्रोक्सीडेज, प्रोटीएज, केटेलेज, जेंथिन, इस तरह के जो एंजाइम है वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक उत्प्रेरक की तरह यानी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। जो दूध है वो कार्बनिक उत्प्रेरक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तरह भी वर्क करता है। ये दूध के कंपोनेंट्स है, जितने भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये सारे के सारे मिल्क के कंपोनेंट्स है। अब हम बात करते हैं दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने शुरू में ही कहा था आपको, अभी आप कौन से दूध में कितनी मात्रा है, किसकी कितनी मात्रा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, मैंने कहा था आपको। उसके पीछे कारण है, एक तो मतलब ब्रीड है वो मैटर करती है, एक जलवायु है वो मैटर करती है, हम उसको खिला क्या रहे हैं, कैसे उसको रख रहे हैं, पशु खुश है, बीमार है, किस तरह, ये बहुत सारी चीजें हैं उसके कंपोनेंट्स को प्रभावित करती है। तो दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक यानी जो मिल्क है उसके कंपोनेंट्स है, उनको जो फ्लक्चुएट करता है या उन पर जो अफेक्ट डालता है वो कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहले पशु की जाति क्या है, यानी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सब में अलग अलग फैट परसेंटेज है, अलग अलग प्रोटीन कंटेंट्स है, अलग अलग इनमें मिनरल्स परसेंटेज है, अलग अलग विटामिन परसेंटेज है। तो पशु पर डिपेंड करता है। जैसे भैंस के दूध में ज़्यादा फैट है तो वहीं गाय के दूध में कम फैट देखने को मिलता है, इसी तरह से ना। फिर उस जाति की जो नस्ल है उसमें भी फर्क पड़ेगा। जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय है उसमें वसा बहुत कम है, जर्सी में विदेशी नस्लों की तुलना कर रहा हूँ अभी, उसमें फैट ज़्यादा है, और उनसे ज़्यादा भारतीय नस्ल की गायें उनमें ज़्यादा फैट होती है। भैंस में बात करें तो भदावरी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा फैट होता है, 13% तक फैट पहुँच जाता है। बाकी मुर्रा है उसका फैट 7% के आसपास रहता है। तो जो ब्रीड है, नस्ल है, वो मैटर करती है। उसके बाद आप पशु को खिला क्या रहे हो ना, पशु को क्या खिला रहे हो, कैसा फूड खिला रहे हो। अच्छा फूड खिलाओगे तो अच्छा कंपोनेंट्स मिलेगा, कमजोर फूड खिलाओगे तो पूर कंपोनेंट्स मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ब्यात की अवस्था क्या है, ब्याने के जस्ट बाद है, कुछ समय बाद है, उस 6 महीने बाद है, ये मैटर डिपेंड करेगा। सीजन क्या है, गर्मी में मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, मॉनसून में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कंपोनेंट्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ऋतु मैटर करेगी। एज है वो मैटर करेगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स होता है वो घटता जाता है, ठीक है। पशु की स्वास्थ्य, पशु बीमार है तो जाहिर सी बात है उसका दूध बढ़िया नहीं है, और पशु अगर हेल्थी है तो दूध उसका बढ़िया है। उसके अलावा जो पशुओं की एक्सरसाइज है यानी उसकी व्यायाम से संबंधित जो गतिविधियां वो प्रभावित करती है। एक तो जो पशु खुला रह के घूम के खाता पीता चरता है वो ज़्यादा हेल्थी होता है, उसके दूध का कंपोनेंट्स अलग होगा। एक अपने बांध के पालते हैं उसके दूध का कंपोनेंट्स क्या होगा, अलग होगा। उसके अलावा हम कैसे इन्वायरमेंट में उसको रख रहे हैं, कई जगह तो लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, मतलब अच्छी जगह उसको रखते हैं, कई जगह ऐसे गंदगी में ही पड़े रहते हैं, तो वहाँ भी कंपोनेंट्स क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पशु से संबंधित कोई भी चीज़ आ गई ना, वो सब मिल्क के कंपोजिशन को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट अपने बात करें दूध के भौतिक गुण क्या है, दूध की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी जो देख के, हाथ लगा के, सूंघ के, इन चीज़ों से जैसे पता लगाई जा सके, उनको अपने भौतिक गुण बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूध दिखने में सफ़ेद रंग का है केसिन के कारण, स्वाद मीठा है लैक्टोज के कारण। केसिन ये तो उसके कंपोनेंट्स हो गया, हमें थोड़ी पता है दूध सफ़ेद है उसके पीछे कारण क्या है, वो तो हमने उसकी केमिकल स्टडी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, दूध सफ़ेद रंग का होता है, दूध मीठा होता है ना, स्वीट होता है, ठीक है। और दूध का अपेक्षिक घनत्व जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली गाय के दूध की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.028 से 1.030 होता है। वहीं पे अगर भैंस के दूध की बात करें तो 1.030 से लेकर 1.032 तक होता है। ये गाय दूध का अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी था। नेक्स्ट है दूध का पीएच। दूध होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। दूध का पीएच 6.4 से 6.7 होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दूध जो बॉयल होता है, उबलता है, वो 101 डिग्री सेल्सियस पे। हिमांक बिंदु जमता है
0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस पे। ये हिमांक फ्रिंजिंग पॉइंट है। विद्युत संचालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 0.005 महोज है ना, 0.005 महोज में पूछ ले तो भी ठीक है। उसके अलावा कई बार जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है थोड़ी बड़ी यूनिट में भी पूछ ली जाती है, डेसीसाइमेंस में पूछ ली जाती है। तो डेसीसाइमेंस भी कितनी होगी 0.005 डेसीसाइमेंस या 0.005 महोज। अम्लता प्रतिशत है, एसिडिटी परसेंटेज है वो 0.12 से 0.18 प्रतिशत होता है। वैसे तो रेंज जो होती है वो 0.12 से लेकर 0.14 प्रतिशत भी दी होती है बहुत सारी बुक्स में, ये भी ठीक है। लेकिन 0.12 से लेकर 0.18 प्रतिशत तक आप प्राकृतिक अम्लता मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.12 से 0.14 भी कंसिडर की जाती है, 0.12 से 0.18 प्रतिशत भी कंसिडर की जाती है। उसके बाद की जो अम्लता है वो इसका मतलब दूध खराब हो रहा है। दूध का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.3440 से लेकर 1.348 तक होता है, और पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब देखो दूध में जो अम्लता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक जो होती है यानी नेचुरली जो होती है, नेचुरली जो होती है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड साइट्रेट्स की वजह से, एल्बुमिन की वजह से, केसिन की वजह से और फास्फेट की वजह से होती है। ये नॉर्मली तो प्राकृतिक मैं बात करूं तो 0.11 से लेकर 0.14 प्रतिशत होती है। इसके बाद अम्लता अगर थोड़ी और हो रही है तो वो धीरे धीरे विकसित हो रही है, लेकिन फिर भी हम 0.18 प्रतिशत इसको प्रकृति में, प्राकृतिक अम्लता में ही कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर अम्लता उत्पन्न होती है, इसका मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर रहे हैं, लैक्टोज का किण्वन कर रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा अम्लता उत्पन्न हो रही है, फिर वो दूध खराब हो जाता है, अपने बोलते दूध खट्टा हो गया, दूध फट गया ना, वो चीजें आ जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर दूध का गाढ़ापन। देखो 68 डिग्री फारेनहाइट, 68 डिग्री फारेनहाइट पर दूध का जो गाढ़ापन होता है वो 1.5 से 2 सेंटीपाइस तक होता है। दूध का गाढ़ापन है वो 68 डिग्री फारेनहाइट पर 1.5 से 2 सेंटीपाइस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गाढ़ेपन को कौन प्रभावित करता है? केसिन, वसा, एल्बुमिन, ये गाढ़ेपन को प्रभावित करती है। केसिन और वसा एल्बुमिन होते हैं, ये गाढ़ेपन को प्रभावित करती है, गाढ़ेपन को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने चलें दूध के वैधानिक मानक। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है। मैंने आपको कहा था कंपोनेंट्स होते हैं वो उनका स्टैंडर्ड है वो अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उन्होंने अलग अलग डिसाइड किए हैं। देखिए जैसे गाय व भैंस के दूध के वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि दूध में मिलावट को रोका जा सके तथा उसकी गुणवत्ता बनी रहे। वैधानिक मानक का मतलब है मिल्क स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में वैधानिक मानक जो स्टैंडर्ड है, फैट मिनिमम 3.5 होनी चाहिए। अगर कोई दूध ये बेच रहा है कि मैं दूध बेच रहा हूं स्प्रेटा दूध नहीं बेच रहा हूं, स्प्रेटा मिल्क नहीं, तो उसमें फैट परसेंट मिनिमम 3.5% होना चाहिए। और जो नॉन फैट सॉलिड्स होते हैं, SNF सॉलिड नॉन फैट जो होते हैं, वसा रहित जो ठोस है वो मिनिमम 8.5% होना चाहिए। ये गाय के दूध के लिए बात है राजस्थान में। वहीं भैंस के दूध में बात करें तो जो फैट है वो मिनिमम 6.07% होना चाहिए, और वहीं पर जो SNF है सॉलिड नॉट फैट जो है वो 9% होना चाहिए। ये राजस्थान का जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसका स्टैंडर्ड है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मैंने यहां पे टेबल दी है, ये एक एवरेज टेबल है, एक औसत टेबल है, चाहे आप कहीं के भी है, इस टेबल को आप याद रखिए। इस टेबल ये अबाउट में है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टैंडर्ड को पकड़ के नहीं चल रही है। आपको ये याद है तो आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन अपना सही कर देंगे, क्योंकि इतनी क्लोज वैल्यू नहीं होती। इसमें देखो एक तरफ तो मैंने पशु और साथ में मानव भी दे रखा है, मानव भी एक एनिमल ही है। जल की मात्रा देखो 80 से 89% तक आपको जल देखने को मिलता है दूध के अंदर। 80 छोड़ो, अपने तो बात करें कि 85, वैसे भेड़ के दूध में 80 होता है इसलिए मैंने 80 कंसिडर किया यहाँ। 80 से 89% तक आपको जल देखने को मिलता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग। वसा की बात करें तो वसा जनरली दूध में 3.7 से लेकर 7.9% के आसपास एवरेज देखने को मिलती है अलग अलग पशु में।
प्रोटीन जो है वो ऑन एन एवरेज है गाय भैंस के दूध में तो 3.5 और 3.6 देखने को मिलता है, बाकी में आप देख लीजिए ना। दुग्धम, ये लैक्टोज दिया हुआ है यहाँ, कोस के दूध में कितना लैक्टोज है। खनिज पदार्थ मिनरल्स, ठीक है। उसके अलावा कुल ठोस, टोटल सॉलिड, इसमें फैट भी इंक्लूड है साथ में, टोटल जो सॉलिड है उसमें फैट भी इंक्लूड है। और ये है SNF, सॉलिड नॉन फैट, वसा रहित ठोस है ये, ठीक है। इधर ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये टेबल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बट अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो मैंने ये राजस्थान का स्टैंडर्ड दे दिया, और ये राजस्थान बोर्ड की बुक से लिया गया है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसी से उठाया गया, और जो करंट में प्रचलित है आजकल कृषि रसायन बुक लगती है 12th के अंदर, है ना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसके अंदर एक डेयरी केमिस्ट्री का टॉपिक है, और डेयरी केमिस्ट्री के अंदर ये टेबल दी हुई है, डेयरी केमिस्ट्री में ये टेबल दी हुई है, इसलिए मैंने आपको ये शो कर दी। भी आप पर्टिकुलर एक ही एग्जाम पे टिके हुए हैं तो इस पर जा सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए। तो मैंने बताया था ये जो कंटेंट होता है ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रखनी है अपने को, कोई भी राइटर है इस मामले में गलत नहीं होगा। अब बात आती है स्वस्थ दूध उत्पादन। देखो आज के इस लेक्चर में मिल्क लगभग मैं आपको पूरा करवा दूंगा, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बचेगा तो अलग बात है, हम इसके मिल्क के एनालिसिस तक जाने वाले हैं। सेपरेटा दूध इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि वो क्रीम और सेपरेटा दूध एक साथ पढ़ा जाता है। स्वस्थ दूध उत्पादन, स्वस्थ पशुओं से प्राप्त हेल्थी जो एनिमल्स है और साफ सुथरे हैं, उनसे जो मिल्क रिसीव किया जाता है वही स्वस्थ होता है। तो स्वच्छ और स्वस्थ दो जो पशु होता है उससे प्राप्त दूध होता है वही स्वस्थ दूध होता है, उसमें क्या है ना। देखो दूषित होने के कारण दूध गंदा है, उसके अंदर किसी तरह का गंदगी जो मिल रही है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। एक तो ऐसी गंदगी होती है आंख से दिखाई देने वाली, जैसे बाल है, मिट्टी के कण है ना, पशुओं के जो हेयर वगैरह है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है। आंख से दिखाई न देने वाली गंदगी ये दो प्रकार की हो सकती है। जो सूक्ष्म जीव वगैरह, एक तो क्या है पशु बीमार होता है, एन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने थनेला ग्रसित जो पशु होता है उसका दूध जो होता है वो हल्के लाल रंग का होता है ना, उसमें रक्त साथ में आ जाता है। तो एन है वो जो टीथ होता है वो चोटग्रस्त होता है या घाव कुछ होता है उसकी वजह से। एन के बाहर से गंदगी जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव वगैरह है, कोई पशु द्वारा है, दुग्धशाला द्वारा है, ग्वाले द्वारा है, दूषित जल द्वारा है, चारे द्वारा है, दाने द्वारा है, दूध निकालने वाली मशीन में किसी तरह का सूक्ष्म जीव वगैरह उसको ढंग से नहीं धोया गया, तो ये गंदगी इस तरह से दूध में शामिल हो सकती है। सिंपल सी बात है, आप तो इसको स्लाइड को पढ़ के ही समझ सकते हैं। दूषित होने के कारण एक तो आंख से दिखाई देने वाली गंदगी होती है, एक आंख से नहीं दिखाई देने वाली। आंख से दिखाई देने वाली बाल, मिट्टी वगैरह, कचरा वगैरह यही है, घास फूस, चारा वारा जो भी गिर जाता है वो आंख से दिखाई दे। आंख से न दिखाई देने वाली सूक्ष्म जीव वगैरह है, पशु के शरीर के अंदर से भी आ सकते हैं और पशु के शरीर के बाहर से, चाहे वो ग्वाले से आ जाए, चाहे वो अपनी मशीन है वो खराब है, हमने हाथ नहीं धोए हैं, गंदगी है, नहाए धोए नहीं है, पसीना आ रहा है, ठीक है, वातावरण खराब है, आसपास कचरे का ढेर पड़ा है, वहाँ बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपे हुए, तो उन वजह से आती है वो एन से बाहर की हो जाती है, मतलब आउट ऑफ टीथ हो जाती है। नेक्स्ट है स्वस्थ दूध उत्पादन। स्वस्थ दूध उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं? स्वस्थ दूध उत्पादन कैसे करेंगे? ध्यान रखना है किस तरह से दूध को स्वच्छ रखा जाए। आपको पता है गंदगी कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो उन्हीं चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। पशु का स्वस्थ एवं सफाई रखना जरूरी है। पशु साफ सुथरा भी होना चाहिए, नहला देना चाहिए, खुरा उरा टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए उसका। बीमार पशु का दूध है वो कभी काम में नहीं लेना चाहिए, इसलिए बीमार होते ही पशु को अलग कर दिया जाता है और उसके दूध को दूसरे पशुओं के दूध के साथ नहीं मिलाया जाता, ध्यान रखना है। दूध दोहने वाले मनुष्य की साफ सफाई एवं स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जुकाम हो रहा है वो हाथ से रगड़ रहा है और उसी से दूध निकाल रहा है, तो गंदगी तो मिलेगी ना। जो दूध दोहने वाला है वो साफ सुथरा भी होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। पशुशाला जो है और जो दुग्धशाला है जहाँ दूध निकाला जाता है, जहाँ पशु रखे जाते हैं, पशुशाला बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। दूध दोहने वाले जो बर्तन हैं, यूटेंसिल जो भी काम में ले रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसे नहीं है कुछ उनमें जमा हो, किसी तरह का कचरा हो। दूध निकालने की विधि सही होनी चाहिए। एक नकलिंग मेथड होता है, अंगूठा विधि बोलते हैं जिसको, जिसमें अपने टीथ को ऐसे पकड़ के फिर दूध निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आयन होते हैं, टीथ होते हैं, उनमें गांठें पड़ जाती है, वो बढ़िया नहीं है। उससे अच्छा पूर्ण हस्त दोहन विधि है, वो बढ़िया है। पशुशाला से दूध
गोड़ा दूध निकालते ही तुरंत अपने को दूध वहां से हटा लेना चाहिए, वहां नहीं रखना चाहिए, नहीं तो धूल वूल कचरा वचरा, कई बार पशु भी पूंछ पांछ मार देता है इधर उधर ना, तो उसका जो कचरा होता है वो दूध में आ सकता है। पशुओं को चारा खिलाने की विधि, चारा खिलाने की जगह अलग होनी चाहिए और दूध निकालने की जगह होती है वो अलग होनी चाहिए। स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए पशुओं को चारा दूध निकालने के 1.5 से 2 घंटे पहले खिलाना चाहिए, है ना। चारा 1.5 से 2 घंटे पहले खिलाना चाहिए और उसके बाद में दूध निकालना चाहिए। चारा है वो भी, कई चारे ऐसे भी होते हैं जो पशुओं के दूध पर प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे चारे टॉक्सिक जो होते हैं उन चारों को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। दूध निकालने के बाद तुरंत उसको ठंडा कर देना चाहिए। दूध को सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा रखना चाहिए, तब वो बढ़िया रहता है, स्वस्थ रहता है। अब दूध को ठंडे करने के लिए अपने पास 3 विधियां हैं। एक तो है ठंडा पानी। देखो, इससे पास्चराइज्ड दूध को 15.5 से 21 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है। एक अमोनिया विधि होती है, इसमें दूध को, ये 0 ऐसे लगे हुए ना, अमोनिया जो विधि होती है इसमें दूध को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। ब्राइन विलियन बर्फ और नमक का मिश्रण होता है, उस पर दूध को रख देते हैं, इसमें भी दूध को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए, लंबे समय तक चलता है। सूक्ष्म जीव होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, तो वो गतिशील नहीं हो पाते, इसलिए दूध लंबा चलता है, उसमें किण्वन यानी दूध फटता नहीं है जल्दी, या दूध खट्टा नहीं होता है जल्दी। नेक्स्ट है पास्चुरीकरण, पास्चुराइजेशन। देखिए, दूध को परिरक्षित करने के हमारे पास 2 विधियां हैं। एक स्थायी विधि है, स्थायी विधि तो स्टरलाइजेशन होती है, निर्जीवीकरण होती है। एक हमारे पास है अस्थायी विधि, जिसको हम पास्तुरीकरण बोलते हैं। ज्यादातर जो दूध है हम उसको पास्तुरीकृत ही करते हैं, और उसको जो फ्लेक्सिबल पाउच होते हैं उनमें ही पैक किया जाता है। स्टरलाइज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि स्टरलाइज के अंदर फिर अपने को कंटेनर वगैरह सब महंगे पड़ते हैं, बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, मिल्क में अपने पास्चुराइज मिल्क क्यों यूज करते हैं, पास्तुरीकृत दूध क्यों यूज करते हैं, इसके कारण मैं आपको छोटे से तो अभी बता दूंगा, बाकी बड़े किसी और लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। देखो, पास्तुरीकरण, दूध या कोई भी पदार्थ है उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बॉईल करते हो, गर्म करते हो, तो उसको पास्तुरीकरण या पास्चुराइजेशन बोलते हैं। पास्तुरीकरण की जो खोज है, पास्चुराइजेशन की जो खोज है वो की थी लुई पास्चर ने, ठीक है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे गर्म करने से क्या होता है, 100 से कम तापमान पे उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ मर जाते हैं, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो दूध है वो कुछ समय तक चल जाएगा, अपना मिल्क है वो कुछ टाइम के लिए अपना चल जाएगा, ठीक है। तो अब पास्तुरीकरण की भी 2 विधियां काम में लेते हैं दूध के अंदर। जो पास्चुराइजेशन है उसकी भी 2 विधियां काम में लेते हैं दूध में। एक होती है धारण विधि, जिसको अपने होल्डिंग मेथड बोल देते हैं। उसके अलावा इसको हम लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम, LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम बोलते हैं ना, इसको होल्डिंग मेथड या धारण विधि बोलते हैं। लो टेम्परेचर, तापमान कितना रखते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को कितने समय तक रखते हैं, 30 मिनट तक रखते हैं, तो इसको हम धारण विधि, होल्डिंग मेथड, या फिर हम लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम बोल देते हैं। आ गया समझ में। दूसरा यहाँ पे सतत विधि, कंटिन्यूस मेथड, या हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें अपने 71.7 डिग्री सेल्सियस पर दूध का तापमान पहुंच जाता है, 71.7 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर पर अपने 15 सेकंड रखते हैं, उसके बाद ठंडा कर लेते हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस मेथड बोल देते हैं। ये जो पास्चुराइजेशन की 2 विधियां हैं। पास्तुरीकृत दूध को ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम उसकी पैकिंग पे कर लेंगे। तो अब हम पैकिंग कौन सी यूज करते हैं, जो फ्लेक्सिबल पाउच होते हैं वो यूज करते हैं। अगर स्टरलाइजेशन करते हो ना, तो स्टरलाइजेशन में आप पैकिंग के बाद ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या जो पैकिंग मटेरियल है वो भी स्टरलाइज अपने यूज करते हैं। तो अब उसके लिए अपने को, जैसे कांच की बोतलें हैं या एल्युमिनियम के जो आजकल जार चलते हैं जो अंदर से पॉलिश्ड होते हैं, तो वो फिर महंगे पड़ते हैं ना उनको, या फिर टेट्रा पैक वगैरह अपने वो महंगे पड़ते हैं, उनको अपने नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क है वो तो डेली लोट में यूज होना है, फिर लोगों के लिए वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी कई सारे कारण हैं। इसलिए हम स्टरलाइज मिल्क का प्रचलन कम होता है, और जो बाजार में सारा बिकता है थैलियों में, वो फ्लेक्सिबल पाउच में, उसको वो सारा पास्तुरीकृत दूध होता है। निर्जीवीकरण, स्टरलाइजेशन,
इसमें दूध को 112 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। स्टरलाइजेशन से क्या होता है, जब 100 डिग्री या उससे अधिक तापमान पे किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो वो स्टरलाइजेशन कहलाता है। उसके पीएच पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना गर्म करेंगे। दूध के पीएच के आधार पर उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए उसका टेम्परेचर चाहिए 112 से 115 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब 100 या 100 से अधिक टेम्परेचर होता है तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे मर जाते हैं, ठीक है, और उनके जो स्पोर होते हैं वो भी सारे मर जाते हैं। तो अब ये लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसके लिए जो हम कंटेनर यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल, वो खुद भी स्टरलाइजेशन होना जरूरी है, तो फिर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। इस तरह का जो दूध होता है वो 90 से 120 दिन चल जाता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल पाउच का दूध होता है वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इतना ही चलता है। तो निर्जीवीकृत करने के लिए दूध को 112 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और ये दूध लंबे समय तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है होमोजिनेजाइजेशन, इसको हम बोलते हैं समांगीकरण, ठीक है। समांगीकरण या होमोजिनाइजेशन क्या होता है, यह दूध की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो दूध के अंदर वसा की गोलिकाएं होती है उनको अपने क्या कर देते हैं, उनको साइज छोटा छिन भिन्न करके इतना साइज छोटा कर देते हैं कि वो दूध के अंदर ही क्या है, एक मतलब सस्पेंशन के रूप में बनी रहे लगातार, मतलब लगातार वो बनी रहे, वो लगातार क्या है, और दूध के अंदर बनी रहे। अगर गोलिकाएं बड़ी होती है तो क्या होता है, दूध स्थिर होते ही वो ऊपर आ जाती है। जैसे दूध स्थिर होगा तो वो ऊपर आ जाएगी, मलाई आ जाती है ना ऊपर, वसा फेट ऊपर आ जाती है। हम उन गोलिकाओं को तोड़ के उसका इतना छोटा साइज कर देंगे कि वो दूध में समान वितरण से फैली रहे, वो इकट्ठी नहीं होगी, ऊपर नहीं आएगी। इस प्रोसेस को हम समांगीकरण या होमोजिनाइजेशन कहते हैं। यह दूध की वह प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलिकाओं तथा दूध की सिरम को एक समान आकार वाले छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे दूध को संग्रह करते समय उसके ऊपर क्रीम लेयर के रूप में वसा एकत्र न हो सके और दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। इस प्रक्रिया को समांगीकरण यंत्र द्वारा अधिक दबाव पर दूध को संचालित करके पूरा किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है वो होमोजिनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है दूध की गुणवत्ता एवं उसके परीक्षण, ठीक है। ये भी एक लंबा मामला है। देखो, दूध की जो गुणवत्ता और परीक्षण है, सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा घर में अपने दूध सूंघते हैं, जी खट्टा तो नहीं हुआ, ऐसे टेस्ट करके देखते हैं जी नहीं खट्टा हुआ ना। तो जो ज्ञानेंद्रिय है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, उनसे फ्लेवर से, स्वाद से और दिखने से भी पता लग जाता है ना। फटा हुआ दूध होता है उसमें ऐसे फेदर टाइप बन जाते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम यूज करते हैं ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो कोब टेस्ट, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। देखो, शुद्ध दूध में हमने अम्लता कितनी कंसीडर की, 0.12 से लेकर 0.18 तक, है ना। प्राकृतिक तो 0.14 तक है, लेकिन 0.18% तक हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर जीवाणु विकसित हो जाते हैं तो ये अम्लता बढ़ जाती है, 0.3% तक पहुंच जाती है। फिर हम इसको विकसित अम्लता, डेवलप एसिडिटी बोलते हैं। हम बात कर रहे थे लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है ना, इस तरह के जीवाणु विकसित हो जाते हैं। क्योंकि दूध में लैक्टोज है, शर्करा है, उसको खाने के लिए सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। अम्लता व खीस का पता लगाने के, दूध में अम्लता का पता लगाने के लिए या खीस का पता लगाने के लिए COB टेस्ट किया जाता है, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट है। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, परख नली जिसको बोल देते हैं, 15 ml दूध डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। अगर दूध फट जाता है तो दूध खराब है, उसमें अम्लता ज़्यादा है। दूध नहीं फटता है उसमें तो ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, इसको हम क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लता परीक्षण। अम्लता परीक्षण, अम्लता प्रतिशत कितना है, वहां तो ये पता लगता है दूध में अम्लता ज़्यादा है, प्रतिशत का तो पता नहीं लगता ना। दूध फट गया या सही है वो पता लगता है, अम्लता प्रतिशत कैसे पता लगाएं, इसके लिए हम टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अम्लता मैंने बताई थी, विकसित अम्लता स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, इस तरह के जो जीवाणु होते हैं वो अम्लता को 0.32% तक पहुंचा देते हैं, तो उनको हम विकसित अम्लता बोलते हैं। अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन यूज लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अम्ल व सार को मिलाएंगे। दूध हल्का अम्लीय होता है, अगर उसमें अम्लता विकसित होगी तो और ज़्यादा अम्ल हो जाएगा।
देखो जब अम्ल और सार को मिलाया जाता है तो उनमें बराबर मात्राएं आने पर वो उदासीन हो जाते हैं। मानो दूध हल्का अम्लीय है तो उसमें कम सार मिलाने से वो उदासीन हो जाएगा। दूध ज़्यादा अम्लीय हो गया तो ज़्यादा सार मिलाना पड़ेगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा जी इसमें अम्लता कम है या ज़्यादा है, तो उससे हम प्रतिशत पता लगा लेते हैं। इसके लिए हम टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, 9 नॉर्मलिटी का यूज करते हैं। n डिवाइड बाय 9 है ना, 9 नॉर्मलिटी का यूज करेंगे, ठीक है। और इसका कितना यूज करना पड़ेगा, ये सारी प्रकृति का है। बटा में दूध की मात्रा, ये भी ml में होगी, इनटू में 100 कर देंगे। तो हम टाइट्रेशन विधि यूज करेंगे। टाइट्रेशन विधि में ये फॉर्मूला सेट करेंगे और उससे हमारा अम्लता प्रतिशत आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। टाइट्रेशन मेथड में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मिल्क एनालिसिस के अंदर अपने बात करेंगे डिटेल से। जो एनालिटिक मेथड है, प्रीरक्षण की जो विधियां, परीक्षण की जो विधियां हैं उनकी डिटेल से डिस्कस तो अलग से होगी ना, इस लेक्चर में तो नहीं कर सकते। दूध का वसा परीक्षण, एक तो होता है आयतनमितीय विधि। आयतनमितीय विधि कैसे पता लगाया जाता है, देखो वसा होती है वो हल्की होती है, वसा का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 0.93 होता है, वहीं दूध का 1.028 से लेकर 1.032 होता है, ठीक है। तो दूध जो वसा है उसका आयतन ज्यादा होगा और जो दूध है उसका आयतन कम होगा, ठीक है। उस आधार पे अपने एक गर्बर विधि काम में लेते हैं, एक बेबोक विधि काम में लेते हैं। सबसे जो प्रचलित है वो कौन सी विधि प्रचलित है, गर्बर विधि है, वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट दूसरा है भारमितीय विश्लेषण विधि, यानी वेट बेसिस है, ये वॉल्यूम बेसिस है, ये वेट बेसिस है। वेट बेसिस विधियां हैं वो कौन सी है, एक तो है एडम पेपर कोयल विधि और दूसरी है रोज गोटलिब विधि, ये दो विधियां हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है वो कौन सी है, गर्बर विधि। विधियों के नाम अच्छे से याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट वसा परीक्षण के लिए हम गर्बर मशीन काम में लेते हैं। ये मशीन आपने देखी है, ये इलेक्ट्रिकल है, बाकी हैंड ऑपरेटेड भी आती है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है, इसके अंदर एक मीटर यूज होता है। यहाँ मैं डायग्राम देना भूल गया, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है आपने देखा है तो आइडिया हो जाएगा। जैसा भी बनता है टेढ़ा मेढ़ा समझ जाना आप। ये आगे एक बल्ब सा बना होता है इसमें, ये इस तरह का ब्यूटारोमीटर बना होता है, ठीक है। और इसकी जो की होती है वो इस तरह की एक की बनी होती है, जो स्टोव इसका जो की क्या सॉरी इसका जो ढक्कन होता है वो, ठीक है, ये इस तरह का बना होता है। ये ब्यूटारोमीटर है। ब्यूटारोमीटर आपसे पूछ ले फेट मेजरमेंट के लिए कौन सा मीटर काम में लेते हैं, तो ये ब्यूटारोमीटर का, इस पे से नंबर लगे होते हैं जिनसे अपने रीडिंग लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें अल्कोहल डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, उसके अलावा अल्कोहल डालते हैं और दूध डालते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। इसमें दूध कितना डाला जाता है, 10.75 ml डाला जाता है। मिल्क है वो कितना यूज करते हैं, 10.75 ml। इसके लिए हम पिपेट यूज करते हैं। पिपेट से क्या करते हैं, 10.75 ml दूध लेते हैं। बाकी इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल 10 ml डाला जाता है और जो अल्कोहल होता है वो 1 से 2 ml डाला जाता है। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, की से इस ढक्कन को लगा देते हैं। फिर ये जो गर्बर मशीन होती है इसके अंदर इस ब्यूटारोमीटर को डालते हैं। ये बल्ब वाला पार्ट होता है ये तो रखते हैं सेंटर की तरफ, और जो ये चौड़ा मुंह वाला भाग होता है ये बाहर की तरफ है ना, पेरीफेरी की तरफ रखा जाता है। फिर हम इसको घुमाते हैं, तब इसके राउंड पर मिनट कितने होने चाहिए, या रिवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, 1100 रिवोल्यूशन पर मिनट होने चाहिए, यानी 1 मिनट में इसके 1100 चक्कर लगे, इस स्पीड में इसको घुमाया जाता है। ये जो घुमाने का काम है ये 5 मिनट तक जारी रखा जाता है। 5 मिनट में अब क्या होगा, यहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल काम करेगा, अपकेंद्रीकरण सिद्धांत काम करेगा। अब देखो आप किसी केंद्र पर अलग अलग आयतन वाली वस्तुओं को घुमाते हैं तो जो सबसे ज्यादा आयतन वाली हल्की वस्तु होगी वो केंद्र की तरफ घूमेगी, कम आयतन वाली और भारी वस्तु होगी वो बाहर की तरफ घूमेगी। तो वसा है वो हल्की है, वो इस बल्ब की तरफ आ जाएगी, और जो बाकी दूध है उसका जो सॉलिड मटेरियल है वो सारा इस तरफ आ जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, इसको रोक के और जो फेट है उसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो फेट जो ज्ञात करते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया विधि है गर्बर विधि, और अपने कौन सा मीटर काम में लेते हैं, ब्यूटारोमीटर काम में लिया जाता है।
ब्यूटारोमीटर में मिल्क कितना लोगे आप, 10.75 ml लोगे। सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेते हो, 10 ml लेते हो। अल्कोहल है वो 1 से 2% के आसपास, सॉरी 1 से 2 ml है वो अल्कोहल काम में लिया जाता है। गर्बर जो विधि है उससे फेट कौन से सिद्धांत पे पता लगती है, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे, यानी अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पे पता लगती है। ठीक है, आयतन बेस ये मतलब फेट निकालने का एक मेथड है, अब मैं बोलूँ तो वॉल्यूम बेस्ड एक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध अपमिश्रण मिलावट का परीक्षण करना। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दूध जो है उसकी गुणवत्ता दो चीजों पर निर्भर होती है। दूध जो है उसकी गुणवत्ता दो चीजों पर निर्भर होती है। उसका सबसे कमर्शियल पार्ट तो है फेट। तो फेट तो हम किससे पता लगाते हैं, ब्यूटारोमीटर से, गर्बर मशीन है उसके द्वारा। ठीक है, लेकिन अब कई बार क्या होता है, फेट जो कंटेंट होता है वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर भी दूध है वो पतला, जैसे भैंस का है उसमें फेट कंटेंट अच्छा है तो थोड़ा दूध पानी डाल देंगे तो पतला हो जाएगा। तो उसका जो अपेक्षिक घनत्व है ना वो भी पता लगाना जरूरी होता है, यानी उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी पता लगाना जरूरी होती है। देखो, अब जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है फेट का वो होना चाहिए, और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी कितनी होनी चाहिए, 0.28 से 0.32 होनी चाहिए। तो हम जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक घनत्व जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, वो लैक्टोमीटर से निकाली जाती है। स्पेसिफिक जो घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो अपेक्षिक घनत्व है वो हम किससे निकालेंगे, लैक्टोमीटर से। तो दूध में पानी मिला है या नहीं मिला है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लैक्टोमीटर काम में लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर दूध से फेट निकाल लेते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वसा तो हल्की होती है। स्प्रेटा दूध का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, 1.036 से ऊपर पहुंचता है उसका अपेक्षिक घनत्व। तो स्प्रेटा दूध है तो घनत्व ज्यादा आएगा, और पानी मिक्स है तो घनत्व कम आएगा। दोनों ही चीजें पता लग जाएगी। दूसरा, जब फेट एनालाइज करोगे तो स्प्रेटा मिल्क का तो पता लग जाएगा, स्प्रेटा में तो यानी मतलब उसे फेट सेपरेट कर लिए, वो भी पता लग जाएगा आपको। ये दोनों चीजें मिलकर क्या है, मिल्क की क्वालिटी डिसाइड करती है और उसका रेट डिसाइड करती है। आपसे पूछ ले कि दूध की गुणवत्ता के लिए दो पैरामीटर कौन से हैं, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक घनत्व जो लैक्टोमीटर से निकाला जाता है, और दूध का मैंने आपको अपेक्षिक घनत्व बता दिया कितना होता है, और दूसरा दूध का फेट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि दूध गाढ़ा है ये तो बहुत बढ़िया, अरे जब उससे फैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो पैरामीटर तो सही नहीं। फेट का भी पता होना चाहिए और अपेक्षिक घनत्व भी पता होना चाहिए। अगर कम अपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, इसका मतलब पानी मिला दिया गया है। दूध में जब पानी मिलाते हैं तो हल्का नीलापन देने लग जाता है। दूसरा, दूध की बूंद लोगे किसी स्थान पे, उसको बहाओगे ऐसे, तो दूध अपना दाग नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब उसमें पानी है, और दूध अपना दाग छोड़ रहा है इसका मतलब उसमें पानी नहीं है। ये एक बेसिक से तरीके होते हैं दूध में पानी है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए। अब देखो, नेक्स्ट अपने बात करते हैं दुग्ध अपमिश्रण या मिलावट का परीक्षण। मिलावट परीक्षण, मिल्क अडल्ट्रेशन का पता लगाने के लिए कौन से अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूध में पानी मिलावट की जांच, टेस्टिंग ऑफ एडेड वाटर इन मिल्क। दूध में पानी मिला दिया, स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जेब पे प्रभाव पड़ेगा सारे का सारा। दूध के दाम दे रहे हैं और पानी पी रहे हैं, है ना, तो ये दिक्कत आ सकती है। बाकी स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैंने अभी बताया था दूध में पानी मिला या नहीं है, इसके लिए हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं। हल्का नीलापन आ रहा है इसका मतलब पानी है। उसके अलावा मैंने कहा था कि किसी स्थान पर दूध की बूंद को बहाओगे तो अगर वो दाग छोड़ती है तो पानी नहीं है उसमें, और दाग नहीं छोड़ रही है इसका मतलब पानी मिला दिया गया है। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है। दूध में स्टार्च मिलावट की जांच, टेस्टिंग ऑफ एडेड स्टार्च इन मिल्क। दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए लोग स्टार्च ऐड कर देते हैं, फैट तो निकाल लेते हैं, है ना, पानी मिला देते हैं। अब उसको गाढ़ा दिखाना है तो स्टार्च डाल देते हैं। आटा, अरारोट, आलू तथा साबूदाने के चूर्ण में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, वो मिला दिया जाता है। स्टार्च को दूध से मिलाने से दूध गाढ़ा हो जाता है। दूध में स्टार्च के परीक्षण के लिए सबसे पहले परख नली, टेस्ट ट्यूब में 10 ml, है ना, दूध लेंगे, फिर उसके उबाल कर ठंडा कर लेंगे। 10 ml दूध लिया, उसको उबालेंगे और ठंडा कर लेंगे। द्रव को ठंडा करने के बाद उसमें 1 से 2 बूंद आयोडीन विलयन की, 1% का जो घोल होता है विलयन की, मिलाएंगे और परख नली को हिलाने के बाद इसके द्रव को रंग निरीक्षण करेंगे, उसमें कलर कैसा है।
प्रखनली के द्रव का रंग हल्का भूरा दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि दूध में स्टार्च का मिश्रण नहीं किया गया। हल्का भूरा रंग दिखे तो स्टार्च नहीं मिली हुई है ना, शंका करने की जरूरत नहीं है, फिर वहम का कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि प्रखनली के द्रव का रंग हल्के से गहरा नीला दिखाई दे तो मान लो कि स्टार्च मिला दिया गया है ना। ये एक टेस्टिंग ऑफ एड स्टार्च इन मिल्क, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, कर सकते हैं अपने घर पे भी। नेक्स्ट है दूध में यूरिया की मिलावट की जांच, टेस्टिंग ऑफ यूरिया इन मिल्क। ये हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक तो आजकल लोग मेलामाइन्स यूज कर रहे हैं घरों में, जो टाइल्स लगती है ना, पत्थर लगता है और एक टाइल्स लगती है, वो मेलामाइन की होती है। बड़े कमाल का रसायन है ये मेलामाइन, बहुत जगह काम आता है। लेकिन इंसान भी बहुत कमाल का है, उसने मेलामाइन से दूध बनाना शुरू कर दिया और मेलामाइन से बना हुआ दूध बिल्कुल दूध की तरह लगता है, जल्दी से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। लेकिन दूध जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेईमानी चलती है तो ये सफ़ेद, लेकिन इसमें काला धंधा बहुत होता है। तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना मतलब ये एक एथिकल चीज़ें नहीं है, बट लोग करते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, दूध में यूरिया की मिलावट की जांच करने के लिए 5 ml दूध के नमूने को एक प्रखनली में लेंगे। 5 ml जो मिल्क है वो आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। दूध डालने के बाद उसमें पैरा डाई मिथाइल एमीन बेंजाइल्डिहाइड, जिसको हम DAM भी कहते हैं, इसका जो विलियन होता है 1.6% का, 1.6% का, ये 5 ml डालेंगे। 5 ml तो आपने दूध डाला और 5 ml उस टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, पैरा डाई मिथाइल एमीन बेंजाइल्डिहाइड जो है वो अपने उसमें डालेंगे। इसके बाद प्रखनली को हिलाकर दूध तथा इस विलियन को मिश्रित करेंगे। मिश्रित होने के बाद यदि प्रखनली में दूध का रंग गहरा पीला हो जाता है, यह समझ लेना चाहिए कि दूध में यूरिया मिलाया गया है। गहरा पीला रंग दे रहा है, इसका मतलब दूध में यूरिया मिला हुआ है। और यदि रंग हल्का पीला हो तो इस दूध में यूरिया नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये यूरिया की जांच इस तरह से की जा सकती है। अगर आपके पास ये रसायन है पैरा डाई मिथाइल एमीन बेंजाइल्डिहाइड, तो अपने आसानी से इस टेस्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच, टेस्टिंग ऑफ ग्लूकोज इन मिल्क। सिंपल टेस्ट है ये भी। मिलावटी दूध में ग्लूकोज की जांच के लिए 1 ml दूध प्रखनली में लेंगे, सिर्फ 1 ml मिल्क लेंगे। फिर इस प्रखनली के दूध में 1 ml बोरफाइड रसायन डालेंगे और 3 मिनट के लिए अवधि को उबलते हुए पानी में बॉइल्ड वाटर के अंदर रखेंगे। 3 मिनट के बाद इस टेस्ट ट्यूब को अपने पानी से निकाल लेंगे, तुरंत ठंडा करेंगे और उसमें 1 ml फास्फोमोलिडी बडिक एसिड जो होता है, फास्फोमोलिबडिक जो एसिड होता है, मोलिबडिक जो एसिड होता है, वो मिलाएंगे 1 ml। दोनों द्रवों के मिश्रण हो जाने के बाद प्रखनली में दूध के रंग की जांच करेंगे। यदि प्रखनली का द्रव्य हल्के नीले रंग का दिखाई दे तो इस सैंपल के दूध में ग्लूकोज नहीं मिला हुआ, हल्का नीला रंग दिखे तो। और यदि इसके अंदर गहरा नीला रंग दिखता है, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज मिलाया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें दूध में चीनी मिलावट का पता कैसे लगाएंगे, टेस्टिंग एडेड शुगर इन मिल्क। एक टेस्ट ट्यूब में अपने 10 ml दूध के नमूनों को लेंगे, उसमें 1 ml सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 100 मिलीग्राम रिसार्सिनोल फ्लेक्स है वो मिलाकर 10 मिनट तक उबलते पानी में प्रखनली को रखेंगे। 10 मिनट बाद प्रखनली के द्रव की जांच करें। यदि प्रखनली के द्रव का रंग ईंट के समान लाल दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि सैंपल के दूध में चीनी मिली हुई है। और यदि प्रखनली के द्रव में कोई रंग नहीं आता है तो इसका मतलब है इसमें चीनी की कोई मिलावट नहीं है। नेक्स्ट है दूध में सोडा की जांच, टेस्टिंग ऑफ सोडा इन मिल्क। खतरनाक है ये। दूध में सोडे की जांच के लिए प्रखनली में सबसे पहले 5 ml दूध का नमूना लें, फिर इसमें 5 ml इथाइल अल्कोहल डालें। इसके बाद इसमें 1 बूंद रोजेलिक एसिड का विलियन जो 1% का आता है हिलाकर मिलाएं व प्रखनली के द्रव्य के रंग को निरीक्षण करें। यदि रंग गुलाबी लाल रंग का दिखाई दे तो मान लेना चाहिए कि दूध में सोडा मिला हुआ है। यदि द्रव पीलापन लिए हुए लाल रंग दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए इसमें सोडा नहीं मिला हुआ है। सोडा मिलाने से क्या होता है कि दूध में जो अम्लता होती है
वो विकसित हो गई है तो भी उसके बाद दूध नहीं फटता है और लोगों को उसकी अम्लता का पता नहीं चलता है, यानी विकसित अम्लता के बावजूद भी दूध बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन मिलावट की दूध में जांच, टेस्टिंग ऑफ एडेड फॉर्मेलिन इन मिल्क। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्रखनली के अंदर 3 ml दूध का नमूना लेंगे, फिर उसमें 1 ml फेरिक क्लोराइड विलयन जो है 1% का मिलाकर प्रखनली की दीवार के साथ बिल्कुल यहां पास में धीरे धीरे के साथ 5 ml सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे डालेंगे, जिससे कि प्रखनली में एसिड व दूध की परत अलग अलग बनी रहे, है ना। कई पटियाला पैक बनाते हैं तो उसमें परतें अलग अलग रहती, उसी तरीके से तो कि प्रखनली में एसिड व दूध की परत अलग अलग बनी रहे। फिर दोनों परतों के मिलने की सतह का निरीक्षण करें। यदि मिलने वाली सतह पर बैंगनी रंग का घेरा दिखाई दे तो यह मान लेना चाहिए कि सैंपल में फॉर्मेलिन मिलाया गया है। और जहां पर ये अपने सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था और उसके अंदर जो दूध है, इन दोनों की जहां जुड़ाव हो रहा है वहां पे कोई रंग दिखाई नहीं दे, इसका मतलब फॉर्मेलिन मिलावट नहीं है। और बैंगनी रंग दिखाई दे, इसका मतलब उसमें क्या है, फॉर्मेलिन की मिलावट होती है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल मिलावट की जांच, टेस्टिंग ऑफ एडेड वेजिटेबल ऑयल इन मिल्क, फैट कंटेंट ज्यादा दिखाने के लिए। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, दूध को अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रखनली में 10 ml लेते हैं, फिर उसमें 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 चम्मच चीनी मिलाने पर यदि मिश्रण लाल हो जाता है तो इसमें वनस्पति तेल की मिलावट की गई है, और लाल नहीं होता है इसका मतलब इसमें कोई वेजिटेबल ऑयल नहीं मिलाया गया है। कृत्रिम दूध की जांच, टेस्टिंग ऑफ सिंथेटिक मिल्क, ये खतरनाक होता है, जैसे मेलामाइन का है, या फिर आजकल लोग क्या है जो अपमार्जक होते हैं या फिर ये जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, इनसे दूध बनाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कृत्रिम दूध के लिए जांच, रसायन और प्राकृतिक दूध में साबुन की तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जो मैंने बताया मेलामाइन से, अपमार्जक है, इनसे दूध बनता है ना। वैसे तो इनका अपने जो स्वाद होता है उससे ही पता लग जाता है, दूध का जो स्वाद होता है, लेकिन लोगों को शुरू से ही मिलावटी दूध मिल रहा है, स्वाद वो पता ही नहीं लग पाता कि दूध का स्वाद कौन सा है। वैसे तो अपने इनको ऑर्गेनोलेप्टिक जो टेस्ट होता है, यानी स्वाद से, सुगंध से पता लग जाता है, फिर भी इसके लिए अपने और भी टेस्ट होते हैं। अगर आप फिजिकली कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे दूध को अगर आप अंगुलियों से रगड़ोगे तो उसमें चिकनाहट आ जाएगी, दूध को ऐसे ऊपर से बर्तनों में गिराओगे तो उसमें झाग उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा झाग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे अपना साबुन वगैरह के या फिर जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं उस तरह के झाग दिखने लग जाते हैं। तो समझ जाओ कि वो दूध है वो बिल्कुल सिंथेटिक है, उसमें नेचुरल जैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जब गर्म करते हैं तो दूध पीले रंग का हो जाता है, इस तरह का जो दूध होता है ना, उसको जब गर्म करते हैं तो पीले रंग का हो जाता है। इस दूध को बनाने में डिटर्जेंट का उपयोग होता है, जिसके परीक्षण के लिए एक प्रखनली में 5 मिलीलीटर, अब अपने प्रखनली के थ्रू टेस्ट करें तो इसमें 5 मिलीलीटर रासायनिक परीक्षण करें तो, केमिकल एनालिसिस करें तो 5 ml आप दूध को लोगे प्रखनली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 बूंद उसमें ब्रोमोक्रिसोल पर्पल के घोल डालकर उसको हिलाएंगे। अगर रंग हल्का नीला हो जाता है तो दूध में डिटर्जेंट के मिलाए जाने की पुष्टि हो जाती है, बीच में डिटर्जेंट मिला हुआ है। इसके अलावा कृत्रिम दूध में यूरिया भी होता है तो भी इसका पता लग जाता है। जैसे ही इसमें नीला रंग आ गया तो समझ लो कि ये दूध है, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, इसे यूरिया का भी पता लग जाता है। सिर्फ क्या करना है आपको, 5 ml जो मिल्क है उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें 2 बूंद जो है ब्रोमोक्रिसोल पर्पल जो इंडिकेटर आता है वो लेना है, और उसके बाद आपको सिर्फ रंग का एनालिसिस करना है, कलर एनालिसिस करना है भी, हाँ इसमें हल्का नीला है, इसका मतलब पक्की मिलावट है, डिटर्जेंट वगैरह या कुछ कृत्रिम चीज इसमें डाली गई है। इससे यूरिया का भी आप जांच कर सकते हो, यूरिया की भी जांच हो जाती है। तो ये अपना जो मिल्क डे था, वर्ल्ड मिल्क डे था, उसी दिन अपने मिल्क से रिलेटेड पूरे का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। कोई भी आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मिल्क के टॉपिक से इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। थैंक यू।